Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. This is me Safir Hassan, lecturer mathematics from the Legend Institute of Management and Sciences Multan. So dear students, today is our online lecture number 5 of subject linear algebra, and I am teaching this course to BS Computer Sciences second semester. And as you know, we have started chapter number 2, determinants. सो लास्ट टाइम मैंने आपको कोफैक्टर्स और माइनस की बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे पास कोफैक्टर्स का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है, ए आई जे या सी आई जे से इसको जाहिर किया गया आपकी बुक में। वैसे कुछ बुक्स में ए आई जे से भी डिनोट करते हैं इसको, ए आई जे या सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, जबकि ये बताया था कि एम आई जे क्या होता है, माइनर होता है। ये लास्ट वीडियो मेरी लेक्चर नंबर 4 ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने कोफैक्टर्स और माइनस का डिटेल में बताया था कि ये कैसे फाइंड करते हैं। ये जो माइनर होता है ना एम आई जे, इसका मतलब होता है कि आईथ रो और जेथ कॉलम को आपने डिलीट करना है, बाकी जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, और कोफैक्टर्स का ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे थे चेक बोर्ड पैटर्न फॉर 2x2 मैट्रिक्स ए। अब 2x2 मैट्रिक्स में क्या होता है, देखें 3x3 में क्या होता है, पहली रो में होता है आपके पास प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर क्योंकि ये 2x2 है तो प्लस माइनस, दूसरी में माइनस प्लस। अब ये इसके कोफैक्टर्स और माइनस को आप दूसरे 2x2 मैट्रिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, यही बता रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, द टर्म माइनर इज अपेरेंटली ड्यू टू द इंग्लिश मैथमेटिशियन। ये जो माइनर की टर्म थी ना, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सिल्वेस्टर दी थी, जिसने क्या कहता हु रोट द फॉलोइंग इन अ पेपर पब्लिश। उसने इसको क्या लिखा था, जो उसने पेपर पब्लिश किया था, उसका पेपर पब्लिश हुआ था 1850 में, और उसने उसमें क्या लिखा था, नाउ कंसीव एनी वन लाइन एंड एनी वन कॉलम बी स्ट्रक आउट। यानी कि आप क्या करें, कंसीव करें, विजुअलाइज करें कि एक कॉलम और एक रो क्या हो गई, स्ट्रक आउट हो गई, निकल गई, खत्म हो गई। वही गेट अ स्क्वायर, उससे हमें क्या मिलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाता है। वन टर्म इन लेस इन ब्रेड्थ एंड डेप्थ देन द ओरिजिनल स्क्वायर। ये उसके दी थी इसके बारे में। और उसके बाद है जी आपके पास थ्योरम है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें अब स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर देखें, अगर ये आपके पास कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन रिगार्डलेस ऑफ विच रो और कॉलम ऑफ ए इज चूजन, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एंट्रीज इन दैट रो और कॉलम बाय द कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर्स एंड एडिंग द रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स, रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज द सेम। क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, n बाय n का, ठीक है, तो कह रहे हैं कि रिगार्डलेस ऑफ विच रो और कॉलम ऑफ एज चूजन, यानी कि आप जो मर्जी रो या कॉलम सेलेक्ट करें और क्या करें आप बेटा उसके तो स्टूडेंट्स आप उसको क्या करें, आप उसकी उस रो को, कोई भी रो या कॉलम चूज करें, उसकी एंट्रीज को क्या करें, उनके कोरिस्पोंडिंग जो कोफैक्टर्स फाइंड किए उनसे मल्टीप्लाई कर दें, और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको उसमें ऐड कर दें, तो वो क्या रहेगा, हमारे पास सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन में मजीद बात क्लियर होगी। कह रहा है इफ ए इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एंट्रीज इन एनी रो और कॉलम ऑफ ए बाय द कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर्स एंड एडिंग द resulting products is called the determinant of A, and the sums themselves are called cofactor expansions of A. That is, determinant of A is equal to A1j C1j। अब देखा ना, A1j के कोरिस्पोंडिंग जो कोफैक्टर होगा वो C1j होगा, A2j के जो कोरिस्पोंडिंग फैक्टर होगा वो C2j होगा, ANJ के जो कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर होगा उनको वो CNJ होगा। यानी कि आपने हर जो टर्म होगी, जो रो या कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसकी हर टर्म को आप क्या करेंगे, उसके कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। उस रो में जो एंट्रीज होंगी उनके कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर से, मतलब एंट्री अगर आपके पास A11 है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर कौन सा होगा, C11, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो फिर उनको क्या लेंगे आप इसको क्या कहते हैं, कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द जेथ कॉलम, और ये कह रहा है कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द आईथ रो। ये अब आईथ रो की बात करें, AI1 वगैरह ये सारी। एग्जाम्पल 3 में देखें, यहाँ पर कह रहे हैं कि कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो। अब बाय द फर्स्ट रो इसको क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर। अब कोफैक्टर एक्सपेंशन से क्या मिलेगा, हमें डिटरमिनेंट मिलेगा कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको 3x3 का दिया हुआ, देखें 3 रोज 3 कॉलम्स हैं इसमें, तो कह रहा है बाय कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द रो। आगे जरा इसकी थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये कह रहे हैं कि
cofactor expansion is not the only method for expressing the determinant of a matrix in terms of determinants of a lower order. Although it is not a well known, the English mathematician Charles Dawson, who was the author of Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass, under the pen name of Lewis Carroll, invented such a method called condensation. That method has recently been resurrected from obscurity because of its suitability for parallel processing on computers. इसके बारे में देखिए ये क्या कह रहा है, जो इंग्लिश मेथड कह रहा है कि ये सिर्फ एक वाहिद ये मेथड नहीं है जो हमारे पास कोफैक्टर एक्सपेंशन है डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का। इंग्लिश मैथमेटिशियन ने और भी मेथड इसके लिए दिया था कंडेंसेशन का, वो खैर उसकी बात की बात अभी हम इसको देख रहे हैं। इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं ए का यूजिंग द कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो, पहली रो को यूज़ करते हुए। क्या करेंगे हम, इसका डिटर्मिनेंट लें आप पहली रो, देखें उसको कैसे निकालना, सिंपल है। आप क्या करेंगे, इसका पहली रो से एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस ये साइन होते हैं, इसके ऊपर याद रखना है आपने। फर्स्ट रो के जरिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। देखें ना 2/2 का डिटर्मिनेंट तो बहुत आसान होता है। मसलन मेरे पास 2/2 का मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसका भी बताया हुआ है आपको, लेकिन फिर रिकॉल करें ज़रा इसको। ए इंटू डी, डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम, दरमियान में माइनस का साइन, फिर नॉन डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। नॉन डायगनल कौन सी हैं, बी और सी, तो बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जब 3/3 का मैट्रिक्स आ जाए तब हम रो एक्सपेंशन उसके लिए करेंगे यूज़, ठीक है ना, कोफैक्टर एक्सपेंशन इसको बोलते हैं। अब इसका पहला एलिमेंट लें, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके कोरिस्पोंडिंग रो कोरिस्पोंडिंग कॉलम डिलीट, प्लस का साइन है तो प्लस का 3 रहेगा, और बाकी क्या आएगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसका आप क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट 1 है तो उसके ऊपर क्योंकि माइनस का साइन होता है तो -1 लिखेंगे। -1 के देखें, -1 के कोरिस्पोंडिंग -1 क्या है, ये 1 है, इसके सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट। अब ये मैट्रिक्स बनेगा आपके पास -2 5 3 -2, इसका आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे। सिमिलरली 0 के कोरिस्पोंडिंग रो कोरिस्पोंडिंग कॉलम डिलीट, और ये मैट्रिक्स जो बनेगा आपके पास क्या आ जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब देखो ना, यूजिंग द कोफैक्टर एक्सपेंशन आपके पास क्या फ़ायदा हुआ, ये मैट्रिक्सेस रिड्यूस हो गए 2/2 के मैट्रिक्सेस में। तो अब इनका सिंपल डिटर्मिनेंट लेंगे आप इस तरह, जैसे ऊपर फॉर्मूला बताया है, -4 × -2 फिर -4 × 3 12। ये आपके पास इस तरह का जो है ना इसका आंसर बन जाएगा बेटा। तो ये इस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3/3 का। अब कह रहे हैं स्मार्ट चॉइस ऑफ रो एंड कॉलम। जरा इस पे गौर करें, अगर ए 4/4 का मैट्रिक्स आ जाए जिसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स हो, कह रहा है देन टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इट विल बी इजीएस्ट टू यूज कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द सेकंड कॉलम सिंस इट हैज द मोस्ट जीरोज। अब ये स्मार्ट चॉइस है, आपने क्या करना है, फिर जब 4/4 का मैट्रिक्स हो आप देखें जिसमें जीरोज किसमें ज्यादा हैं। अब यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं सेकंड कॉलम में जीरो ज्यादा है, 3 तो 0 है 1 1 है, तो इसमें आप कोफैक्टर एक्सपेंशन बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहली एंट्री देखें 0 हो जाएगी, वो भी 0 कर देगी सबको, दूसरी 1 वाली सिर्फ लेंगे, 0 वाली तो सबको 0 कर देगी। तो 1 की कोरिस्पोंडिंग रो कोरिस्पोंडिंग कॉलम डिलीट होगा, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसका आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। अब ये 3/3 के मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गया। इसके लिए अब आप क्या करेंगे, अब आपने करना क्या है, अब इसके भी सेकंड कॉलम में देखें जीरोज ज्यादा हैं, 2 जीरोज हैं, तो इसकी फिर कोस पे फैक्टर। अब ये स्मार्ट चॉइस है, इसमें अपने स्मार्ट वर्क करते हैं, कहते हैं ना जो एक हमारे पास हार्ड वर्क होता है एक स्मार्ट वर्क होता है, इसको भी आप तमाम कोफैक्टर से एक्सपेंड करते रहें, फिर फर्दर एक्सपेंड करेंगे हर मैट्रिक्स को, बहुत ही लेंथी चॉइस हो जाएगी। लेकिन इस तरह के मैट्रिक्स में उसने बहुत ज़बरदस्त चॉइस बताइए आपको कि आप क्या करें। आप देखें वो कॉलम लें जिसमें बाय कॉलम आप इसको एक्सपेंड करें, डिटर्मिनेंट है कॉलम में देखें सबसे ज़्यादा 0 इसमें है, तो इसमें आप एक्सपेंड करें, जब 0 लेंगे तो 0 के कोरिस्पोंडिंग रो कोरिस्पोंडिंग कॉलम डिलीट होगा, लेकिन 0 जब मल्टीप्लाई होगा सबसे तो 0 कर देगा, इसलिए सिर्फ बचेगा तो 1 वाला कोफैक्टर बचेगा। तो 1 को साथ आप करें, 1 की कोरिस्पोंडिंग रो कोरिस्पोंडिंग कॉलम डिलीट, 3/3 का मैट्रिक्स आ गया आपके पास। अब 3/3 को फर्दर हमें 2/2 में रिड्यूस करना होता है, लिहाजा उसके लिए आप फिर क्या करेंगे, इसका स्मार्ट चॉइस सेकंड कॉलम को चूज करें जिसमें 0 होता है, ताकि बाकी 2 एंट्रीज 0 है, दरमियान में एक -2 है, तो आपके पास आसान काम हो जाएगा। आप -2 को लें बाहर और क्या करें, -2 के कोरिस्पोंडिंग रो कोरिस्पोंडिंग कॉलम डिलीट, 1 -1 2 1, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो 1 × -2 हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट वैसे लेंगे जैसे 2/2 का आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, 1 × 2 -2 × -1, ठीक है ना।
2+1 ये हमारे पास ये बनेगा 3, 3 इंटू -2 6 का आंसर बन जाएगा आपके पास 6 इसका। तो ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं, टेक्निक से चलना है आपने इसमें। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जूम में मेरे से लाजमी डिस्कस करना है आपने। तो लेक्चर्स को हमेशा गौर से सुने, उसके बाद कोई क्यूरी हो कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछा करें। ये नहीं कि लेक्चर सुना और बस बंद किया और जान छुड़वाई। उसके बाद देखें डिटर्मिनेंट ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखें इसमें एक टेक्निक है। देखें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर तमाम एंट्रीज क्या हो, 0 हो, वो लोअर ट्रायंगुलर कहलाता है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले तमाम 0 हो, वो अपर ट्रायंगुलर। अब इस मैट्रिक्स को देखें, ये डायगोनल के ऊपर वाली तमाम एंट्रीज 0 है, ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया। और कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, ऊपर वाले तमाम नीचे वाले तमाम 0 होते हैं डायगोनल के, और ऊपर वाले नॉन 0 होते हैं। तो फिर हम क्या बोलते हैं कि वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लिहाजा आपने जब अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसका जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं उसके लिए शॉर्ट फार्मूला है, आपने उसको एक्सपेंड नहीं करना। आपके पास शॉर्ट फार्मूला क्या करना है, आपने उसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जवाब आ जाएगा। अगर आपके पास देखें ना कोई मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर, तो उसका जो जवाब आएगा डिटर्मिनेंट का, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके तमाम डायगोनल के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह एक्सरसाइज आपने करनी है। देखें ये थ्योरम में बता रहा है, दोबारा बता रहा हूं। जब आपके पास जो मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो या डायगोनल हो, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल होता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, A11 A22 अप टू so on, डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास जो जवाब आएगा वो उसका डिटर्मिनेंट होगा। किस केस में, जब मैट्रिक्स अपर या लोअर ट्रायंगुलर हो। इस तरह स्क्रीन पे दे सकते हैं, आपके पास 2.1 है, इसमें भी माइनर कोफैक्टर्स वगैरह, ये पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी इसमें से। आगे देखें, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब थ्योरम के स्टेटमेंट, अगर ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए हैज अ रो ऑफ जीरोस और कॉलम ऑफ जीरोस, देन डिटर्मिनेंट ऑफ इफ ए इज इक्वल टू 0, यानी कि ए अगर आपके पास कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया है, कहना वो ये चाह रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई ऐसी रो एग्जिस्ट करती है जो कि जिसके तमाम एलिमेंट 0 हों, या कोई एक ऐसा कॉलम एग्जिस्ट करता है जिसमें तमाम एलिमेंट 0 हों, देन उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है बेटा, वो क्या होता है, हमेशा 0 के इक्वल होता है। इसका प्रूफ देखें, वो कह रहे हैं सिंस द डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी फाउंड बाय अब कोफैक्टर एक्सपेंशन से हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं अलोंग एनी रो और कॉलम। अब जब कर रहा है, इफ वी लेट C1 C2 अप टू so on C and denote the coeffectors of A along that row or column, then it follows from the formula 7 or 8 in section 2.1 that determinant of A देखे क्या होगा आपके पास, जब कोफैक्टर लेंगे रो 1 फॉर एग्जांपल 0 0 है, 0 0 0, बाकी रोज नॉन 0 है। जब उसको पहला एलिमेंट लेंगे, उसके कोरिस्पोंडिंग रो कोरिस्पोंडिंग कॉलम डिलीट करेंगे, तो 0 को से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 0 नहीं हो जाएगा। तो इस तरह अगर एक रो और एक कॉलम क्या होगा, 0 होगा, तो उसको मैट्रिक्स से क्या होगा, डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। अब कह रहा है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसका मतलब होता है कि जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। यानी कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका अगर आप ट्रांसपोज लें और उसके जो ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास मैट्रिक्स आया है ए ट्रांसपोज, उसका भी डिटर्मिनेंट उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अब प्रूफ इसका देखें, थियोरेटिकल कुछ प्रूफ है, करना आपने लाजमी है। कह रहा है सिंस ट्रांसपोजिंग अ मैट्रिक्स चेंजेस इट्स कॉलम्स इनटू रोज एंड रोज इनटू कॉलम्स, क्योंकि आपको होता है ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं, ट्रांसपोज में एक्चुअली हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, द कोफैक्टर एक्सपेंशन ऑफ ए अलोंग एनी रो इज द सेम एज द कोफैक्टर एक्सपेंशन ऑफ ए ट्रांसपोज अलोंग द कोरिस्पोंडिंग कॉलम, थस बोथ हैव द सेम डिटरमिनेंट। तो क्या होगा, जो कोफैक्टर एक्सपेंशन होगी वो उसकी क्या होगी, सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास बनेगा रोज और कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 2 3 4 5 6, सेकंड रो को देखें सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। वो कह रहे हैं जब इसको आप क्या करें, इसकी अब देखें ना, कोफैक्टर एक्सपेंशन ऑफ ए अलोंग एनी रो इज सेम एज द कोफैक्टर एक्सपेंशन ऑफ ए ट्रांसपोज अलोंग द कोरिस्पोंडिंग कॉलम। ठीक है, अब जरा गौर करें, कह रहा है क्योंकि अगर आप इसको एक्सपेंड करें बाय रो 1 के, इसके कोरिस्पोंडिंग कॉलम यहाँ पर कौन सा है, C1 कॉलम 1 ये वाला।
अच्छा, इसकी जो कोफैक्टर एक्सपेंशन होगी बाय रो 1, उसके ट्रांसपोज की वही सेम कोफैक्टर एक्सपेंशन होगी बाय कॉलम 1। इसको करके देखिएगा, इसको रो 1 से एक्सपेंड करें, इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड करें, तो आपके पास जवाब क्या बनेगा बेटा? वो जवाब यही बनेगा कि दोनों का आंसर सेम आएगा, दस बोथ हैव द सेम डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट देखें आप, यहाँ पर कह रहे रिलेशनशिप देखें जरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू के इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये हमारे पास डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स है बी है, इसमें देखें ना के अगर हम कॉमन ले लें फर्स्ट रो में से, तो ये क्या आ जाएगा? के इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। ऑपरेशन के मैट्रिक्स बी द फर्स्ट रो ऑफ ए वाज मल्टीप्लाइड बाय के, फर्स्ट रो को ए के से मल्टीप्लाई किया होता है, यहाँ पर के को अलग कर दिया इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बाकी जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है उसका ले लिया। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस पे जरा गौर करें, कह रहा है मैट्रिक्स बी है ये हमारे पास, ठीक है। ये क्या था? द फर्स्ट रो एंड सेकंड रोज ऑफ ए वर इंटरचेंज। अब ए की फर्स्ट और सेकंड रो यहाँ पर क्या हुई? इंटरचेंज हुई है, तो हमने माइनस लगाया और रोज को वापस इंटरचेंज करके ए बना दिया। अब यहाँ पर कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनको देखिएगा, ये प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली। आगे देखें, लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इफ बी इज द मैट्रिक्स दैट रिजल्ट्स when a single row single column of A is multiplied by a scalar k, then determinant of B is equal to determinant of A, k into determinant of A। कह रहा है अगर B आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो किसके नतीजे में बना? जब आपने मैट्रिक्स A की रो या कॉलम को किसी एक स्केलर के, वो स्केलर के 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई किया। जब आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या हुआ? आपके पास नया मैट्रिक्स बना, उसको बी का नाम दे दिया, तो फिर आप क्या कहेंगे कि बी क्या होगा? हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? वो स्केलर के इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। अगर B ऐसा मैट्रिक्स है दैट रिजल्ट्स व्हेन टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ A आर इंटरचेंज्ड, देन डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी कि अगर B कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो किसके नतीजे में आपको मिला? आपने A की किसी दो रोज और दो कॉलम्स को क्या किया? इंटरचेंज किया। दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज का मतलब पहली रो की जगह दूसरी रो आ जाएगी, दूसरी रो की जगह पहली आ जाएगी। इस तरह आपने फर्स्ट सेकंड की जगह सेकंड कॉलम को फर्स्ट की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस सूरत में क्या होगा? जो बी का डिटर्मिनेंट होगा, क्योंकि बी हमें कहाँ से मिला? हमने ए की रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज किया, तो फिर बी की जो डिटर्मिनेंट होगी वो किसके बराबर होगी? माइनस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर वो कह रहा है बी ऐसा मैट्रिक्स है दैट रिजल्ट्स, वो जब आपको कब मिला? किसके नतीजे में? व्हेन अ मल्टीपल ऑफ वन रो ऑफ ए इज एडेड टू द अनदर, और व्हेन अ मल्टीपल ऑफ वन कॉलम इज एडेड टू अनदर। जब एक का मल्टीपल दूसरे में ऐड किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। ये पीछे भी यहाँ पर किया हुआ है, देखो ना। एक अब A11 थी, A2, अब इसने क्या किया? सेकंड रो के जो मल्टीपल्स हैं उनको ऐड कर दिया ए में, तो बी बना हमारे पास। तो बी और ए का डिटर्मिनेंट सेम होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इनको करना है आपने। अब 2 पॉइंट, अब यहाँ पर कह रहे हैं ई अगर आपके पास कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। अच्छा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे बनता है? एलिमेंट्रिक्स कैसे बनता है? हमने क्या करना होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई ना कोई ऑपरेशन लगाते हैं हम। उसकी रोज को इंटरचेंज कर दिया, या हमने उसकी किसी रो या कॉलम को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके नतीजे में जो हमें मैट्रिक्स मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें आपने कोई ऑपरेशन लगाया, रो ऑपरेशन, उसके नतीजे में जो मैट्रिक्स मिला वो आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर ई रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीप्लाइंग रो ऑफ आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कि किसी रो को आपने क्या करना? बाय नॉन जीरो नंबर के। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, अगर ई कोई ऐसा मैट्रिक्स है कि आपने जो आपको किसके नतीजे में मिला? जब आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई किया, नॉन जीरो स्केलर के से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ई किसके बराबर होगा? कि उस स्केलर के बराबर होगा। और अगर ई किसके बराबर है? आपके पास ई ऐसा मैट्रिक्स है जो कि आपको कहां से मिला? जब आपने रोज को इंटरचेंज किया, कोई दो रोज को इंटरचेंज किया, मतलब पहली रो की जगह दूसरी रोज की जगह पहली रो आ गई, तो उस तरह में क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ई -1 के बराबर होगा। और अगर ई ऐसा मैट्रिक्स है जो कहां से मिला आपको? फ्रॉम एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर, एक रो का मल्टीपल दूसरी रो में ऐड कर दिया तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर देखें, इसमें उसने क्या किया था? सेकंड रो 5 4 वाज मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ पर सेकंड रो को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सेकंड रो को क्या किया? ये 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा, इसकी सेकंड रो को स्केलर 3 से उसने मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास नया मैट्रिक्स बन गया ये हमारे पास, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? वो कह रहा है कि वही स्केलर के होगा। यहाँ पर के की जगह क्या है? 3, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, आंसर भी 3 आएगा। अब यहाँ पर देखें, रोज को इंटरचेंज किया उसने, फर्स्ट रो की जगह क्या हुआ? फर्स्ट और लास्ट रोज को इंटरचेंज कर दिया। देखो जरा गौर करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, पहली और आखिरी, पहले की जगह आखिरी, आखिरी की जगह पहली रो आ गई है।
इस सूरत में जो डिटर्मिनेंट होगा वो -1 के इक्वल होगा। ये आप करके भी देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अब इसने क्या किया, फर्स्ट रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, देखा ना, इसका कुछ 7 टाइम्स द लास्ट रो के किसी 7 टाइम्स मल्टीपल को फर्स्ट में ऐड किया तो वो 7 बनी, ठीक है। उसके नतीजे में जो आपके पास क्या बना आंसर, उसका फिर क्या होगा, 1 होगा उस सूरत में। ये प्रॉपर्टीज को यूज करते उसने तीनों मैट्रिक्स आपको दिखा दिए हैं। इसी तरह आप यहाँ पर रिडक्शन की बात कर रहे हैं, यूजिंग रो रिडक्शन के जरिए आप क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं। कहते हैं रो रिडक्शन में क्या करते हैं, आप रो एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे सिस्टम को। जो रो एचिलॉन फॉर्म क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर वाली फॉर्म, यानी कि आप क्या करते हैं, आपके पास मैट्रिक्स है 3x3 का, तो आप उसकी पहली रो का पहला एलिमेंट लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे, उसके नीचे बाकी सारे 0, फिर दूसरे एलिमेंट को 1 बनाएंगे, नीचे 0, फिर तीसरे एलिमेंट को 1 बनाएंगे, ऊपर जो भी हो 2 हो 3 हो 4 हो, हमें गर्ज नहीं, हमें क्या है, हमने डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 और उसके नीचे वालों को 0 बनाना है। यानी कि इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दिया हमने रो एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करके। इसमें आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के बेटा आपने रो ऑपरेशंस को क्या करना है, अप्लाई करते हुए इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसके बाद देखें आप यहाँ पर उसने यही किया, द फर्स्ट एंड सेकंड रोज ऑफ ए वर इंटरचेंज। अब पहले उसने क्या किया, फर्स्ट रो को और सेकंड रो को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट की जगह सेकंड, सेकंड की जगह फर्स्ट। देन उसने क्या किया, अ कॉमन फैक्टर ऑफ 3। अब फर्स्ट रो में देखें ना आप, ये सारे 3 के मल्टीपल्स पड़े हुए हैं, 3 कॉमन ले लें, यहाँ पर 3 है उसकी जगह 1, -6 से 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 की जगह 9 की जगह 3 आ गया, 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या किया, -2 टाइम्स द फर्स्ट रो वाज एडेड टू द थर्ड रो। देखें अगर इसको मैं R1 का नाम दूँ, रो 1, ये रो 2 है, सिमिलरली ये रो 3 है। अब क्या करना है आपने, -2 इंटू R1 प्लस क्या करना है आपने, R3 करना है, या आप कह सकते हैं R3 -2 R1। रो 3 R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब है उसमें से -2 क्या करना है आपने, R3 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। R1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको क्या करें आप R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। इस तरह इसको करेंगे, आप सोल्व करेंगे रो ऑपरेशन से, तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो आपका जवाब आ जाएगा 165। डिटर्मिनेंट लेंगे एंड में, ठीक है। इस तरह कॉलम ऑपरेशंस के मुताबिक आप क्या करेंगे, और देन आप क्या करेंगे। अच्छा इसी तरह बेटा आपके पास क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ डिटर्मिनेंट्स की, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं सपोज ए एंड बी आर n क्रॉस n मैट्रिसेस एंड के यानी स्केलर। अब इनका देखें डिटर्मिनेंट ऑफ के, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का आपको कुछ रिलेशंस बताएगा। यहाँ पर देखें डिटर्मिनेंट ऑफ के ए किसके इक्वल होता है, वो कह रहा है वो इक्वल होता है हमारे पास के रेज टू पावर n, जो के की पावर होगी इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखें ये के और ए को, के को हमने मल्टीप्लाई किया पूरे मैट्रिक्स ए से, हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा के ए 1 1, उसकी तमाम एंट्रीज के साथ के मल्टीप्लाई हो गया। अब के की पावर यहाँ पर क्योंकि के क्या है, 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो के की पावर 3 कॉमन ले लें बाहर, यानी कि के फर्स्ट रो में से भी कॉमन, इंटू के सेकंड रो में से भी कॉमन, इंटू के थर्ड रो में से भी कॉमन, के की पावर 3 बन जाएगी। अंदर जो मैट्रिक्स बनेगा आपके पास A11 A12 A13 इस तरह ये सारा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये A बन जाएगा आपके पास। ये प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद वो कह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये भी प्रूफ करना है आपने। उसके बाद आप देखें इनको आपने ना मजीद आप लोगों ने देखें, यहाँ पर देखें लेट ए बी एंड सी बी n क्रॉस n मैट्रिसेस दैट डिफर ओनली इन अ सिंगल रो, ठीक है, से द अर्थ एंड अज्यूम दैट अर्थ रो ऑफ सी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज इन द अर्थ रोज ऑफ ए एंड बी। तो फिर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब यहाँ पर जरा देखें वो कह रहे हैं अगर आपके पास क्या हो कोई ऐसी उसकी कुछ 2 रोज को क्या करें आप ऐड करें तो आपको सी की कोई अर्थ रो मिले। अब इसमें देखें ना आप ये 1 + 0 4 + 1 7 1 + 0 4 + 1 इस तरह की सारी चीज़ें देखें आपके पास, इनको अगर ऐड करें ये 1 + 0 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये 7 - 1 6 आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया थर्ड रो में इसकी थर्ड रो को ऐड किया 4 फिर +1 फिर 7 - 1, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला, मैट्रिक्स सी मिला। तो डिटर्मिनेंट उसका क्या बनेगा हमारे पास, दोनों का इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी।
इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू बी क्या होगा, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लें, उनका डिटर्मिनेंट लें, वो इक्वल आएगा उनके इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर। इसका प्रूफ भी है आगे दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। मजीद कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, जूम ऐप पर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।